मैं यशवंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके बीच में मौजूद हूं और अपन बहुत अच्छे वाले प्रश्न हल करने वाले हैं। अब आ जाएं सभी विद्यार्थीगण, आ जाओ भाई। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है। बिल्कुल आ जाएं, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं, आ जाएं। आ जाएं भाई, सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। क्वेश्चन हल करते हैं। अपन मैप वाला सेशन वापस करेंगे एक बार, है ना। मैप वाला सेशन वापस करेंगे अपन, एक शायद कल या परसों में एग्जाम से पहले। ठीक है, एक बार मैप का सेशन वापस करेंगे। आज पीडीएफ थोड़ा ढंग से नहीं बना हुआ था, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अपन वापस करेंगे उस सेशन को, ठीक है। तो आ जाए सब स्टूडेंट्स, हंसते खेलते खाते हुए अब पढ़ना शुरू करते हैं अपन। चलो भाई, निमोथेमेटिक रेफर्स लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग बोथ ए एंड बी, नोन ऑफ दीज। बताएं भाई, निमोथेमेटिक का मतलब क्या है? आंसर दें। चलें भाई, बताएं। आप बिल्कुल वापस एक क्लास और लेके आऊंगा मैप की, एक मैप की क्लास और लेके आऊंगा, चिंता मत करो, है ना। ठीक है ना, आज वो क्लास में पीडीएफ जो था वो थोड़ा मिसमैच हो गया। ठीक है, ये बात मेरे को भी अच्छी नहीं लगी। आपका एग्जाम है, वो चीज़ें प्रॉपर आप तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अपन कल या परसों में फिर से एक बार सेशन करेंगे उसका, ठीक है। आप बिल्कुल उसमें रहें। हाँ, आरबीएसई बोर्ड वाले भी बिल्कुल पढ़ें, शानदार तरीके से बताएं भाई। तो क्या होगा इसका, मतलब कानून बनाना। इसका ऑप्शन क्या होगा? कानून बनाना, कानून बनाना। नेक्स्ट, इडियोग्राफ डिनोट्स लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग, डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ दिस। इडियोग्राफ का तात्पर्य है, आंसर दें। इडियोग्राफ का तात्पर्य है, उत्तर दें। इडियोग्राफ का तात्पर्य है, आंसर दें। रूल्स रेगुलेशंस बनाना, इसका मतलब होता है नियोथमेटिक, है ना, किसी भी चीज का कानून तैयार करना। ओके, बताएं भाई। तो इडियोग्राफ का मतलब क्या है? ये फर्स्ट लेसन है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का, डिस्क्रिप्शन है भाई इसका मतलब, है ना, विवरण तैयार करना। क्या तैयार करना? विवरण तैयार करना। ये इसको अपन उस तरफ चलते हैं लेकर के। हाँ, इस तरफ से क्वेश्चन हल करते हैं तो थोड़ा आसान पड़ेगा। दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ, कॉर्नर आ गया उधर। हम्म। Who has defined a human geography as the study of the relationship between the human society and earth surface? मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के अध्ययन कहते हैं। ये रेज़ेल ने बताया, विशल्स, एलन, ऑल एड्रिस। बताया भाई, किसने इसके बारे में बताया? आंसर दे मैं। मानव भूगोल और मानव समाज पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के बारे में, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ। ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ के बीच में रिलेशन है। बताए, आंसर दे फटाफट। इसका आंसर रेडजेल, है ना। रेडजेल ने इसके बारे में बताया है। बहुत शानदार भाई, आगे बात करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी चेंजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। मानव भूगोल अशांत मनुष्य और स्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। स्पीड से आंसर दें। बताया भाई, किसने बताया ये? आंसर दे मैं। आंसर एलन शैम्पेल, है ना। डी इज राइट आंसर। मजा आएगा आपको करके देखना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वो कॉइंड द टर्म ऑफ न्यू डिटरमिज्म। बताया भाई, नव नियतिवाद शब्द किसने दिया? ग्रिफ्थ टेलर। नव नियतिवाद क्या है? डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का है, ठीक है ना। पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के बीच का जो है नव नियो डिटर्मिनिज्म है, किसने दिया है? ग्रिफ्थ टेलर। ऑप्शन क्या होगा? ग्रिफ्थ टेलर ने दिया है। ग्रिफ्थ टेलर किसने दिया है? ग्रिफ्थ टेलर। जो ग्रिफ्थ टेलर है उन्होंने इसके बारे में बात की है। न्यू डिटर्मिनिज्म क्या होता है भाई? दो चीजें हैं। डिटर्मिनिज्म में क्या बात हो गई कि जो भी करने वाली है वो प्रकृति, नेचर करने वाली, मदर नेचर करने वाली है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। पॉसिबिलिज्म क्या है? जिसमें सब कुछ इंसान ही तय करने वाला है। लेकिन ग्रिफ्थ टेलर ने जब ये थ्योरी दी तो उसने बताया कि कुछ हद तक इंसान भी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अंत में सबसे सुप्रीम कौन है? पृथ्वी ही है। अंत में सबसे सुप्रीम कौन है? अर्थ ही है, ठीक है। तो ग्रिफ्थ टेलर ने बताया,
इसके बारे में। वही लाल बत्ती पे रुकने से आप अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन आप हमेशा अपनी जान लाल बत्ती पे से बचने से, लाल बत्ती पर रुकने से ट्रैफिक में बचा सकते हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड द गो डिटर्मिनिज्म। बताएं, ग्रिफ टेलर, रेजल, ईसी शैम्पेल, वाल्दे ब्लेच। बताएं, आंसर दें, आंसर दें। किसने बताया गो एंड स्टॉप? जिसमें बताया गया है कि एक रोड पे रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है और येलो लाइट है। ये इसका मतलब क्या है जो आपकी किताब में समझाया गया है, ठीक है ना? तो ये किसने बताया? गिफ्ट टेलर ने बताया। ये भी किसने समझाया आपको? गिफ्ट टेलर। फटाफट स्पीड के साथ बच्चों, स्पीड के साथ चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड? इज द सोशल ज्योग्राफी, द मेडिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, सब एरिया नहीं है? बताएं। इज अ मेडिकल, चिकित्सा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सैन्य भूगोल। तो मिलिट्री ज्योग्राफी। आंसर दें, फटाफट आंसर दें स्पीड के साथ थोड़ा। चलो क्लास को खींचते हैं अपन, ठीक है? और हम कोशिश करेंगे कि हम 100+ क्वेश्चन कर लें। और आज रात को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और साथ में मैं आपको कौन से क्वेश्चन कराने वाला हूं? साथ में ही मैं आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। आज रात को शाम को शायद 7 to या 8 to 10 PM क्लास का टाइम होगा, उसमें मैं आपको कराऊंगा सोर्स बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो स्पीड के साथ बात कर लेते हैं। मिलिट्री ज्योग्राफी जो है वो सोशल ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, सोशल ज्योग्राफी का पार्ट नहीं। कौन सा? मिलिट्री ज्योग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन? किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। बताएं भाई, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है? आंसर दें, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है? सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है? बताएं भाई, आंसर दें, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है? तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अफ्रीका का है, अफ्रीका। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है? अफ्रीका। मिलिट्री होगा, मेडिकल नहीं होगा, ठीक है ना? अफ्रीका का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इधर मेडिटेरियन सी है, इधर रेड सी है, इधर अरेबियन सी है, और नीचे जो है इंडियन ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, ठीक है? और इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यहां है स्वेज कैनाल। यहां क्या है? स्वेज कैनाल है जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, और ये इजिप्ट है। ये क्या है? आपके इजिप्ट है। नीचे है कैप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिया ऑफ द स्पेस पॉपुलेशंस? निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? द अटाकामा, द इक्वेटोरियल रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, पोलर रीजन। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन। स्पीड के साथ, और क्लास को शेयर करो, 200 क्रॉस करो आज क्लास को स्पीड के साथ, नहीं तो फिर मुझे भी जो है क्लास को शेयर करना पड़ेगा। मुझे भी जो है वो क्या करना पड़ेगा? क्लास को शेयर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है मुझे भी शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हो। मुझे एनर्जी चाहिए, करो शेयर। और इसे मैं कहता हूं साइबर गुरु दक्षिणा। आप अपने सर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हो, कुछ बच्चे प्रणाम करते हैं, कुछ बच्चे पैर भी छूते हैं। तो अब इस साइबर वॉरफेयर के अंदर जो है वो साइबर गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी आप लोगों को। और साइबर गुरु दक्षिणा कैसे दोगे? शेयर करके, लाइक करके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में ले जा करके वीडियो को आपको साइबर गुरु दक्षिणा देनी है, ठीक है? टीचर्स डे के दिन उन्हें गिफ्ट करते हो ना आप, तो साइबर गुरु दक्षिणा, ठीक है? द टोकन ऑफ रेस्पेक्ट। चले भाई, बताया भाई। नॉट एरिया इज द स्पेयर। बताएं, विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। बताएं कौन? साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर इंडिया है, जहां पर चाइना है। बताएं भाई, ये जो है एरिया, यहां पर तो बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। इस एरिया में क्या है? बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। समझ में आई? इस एरिया में क्या है? डेंस पॉपुलेशन है। सो ये एरिया जो है वो बहुत कम डेंसिटी वाले पॉपुलेशन का एरिया नहीं है, इंडिया, चाइना एंड ऑल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर्स? पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। माइग्रेशन में पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, दो फैक्टर्स चलते हैं, ठीक है? बताएं भाई। तो वाटर स्टोरेज, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज, कौन से पुश फैक्टर नहीं है? पानी कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं और महामारी। बताएं भाई, कोई भी पॉपुलेशन अगर माइग्रेट कर रही है किसी स्पॉट से, ठीक है ना, किसी प्लेस से, तो बताएं कौन सा पुश फैक्टर नहीं है? तो यहां पर नहीं है, नॉट अ पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर कौन सा नहीं है? मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज। ये तो पुल फैक्टर है बच्चों, ये पुल फैक्टर है, ध्यान रखना, ये पुल फैक्टर है, ये पुल फैक्टर है। ये क्या है? वाटर स्टोरेज तो है ही, क्यों नहीं है?
पुश फैक्टर है, अगर पानी की कमी है तो लोग चले जाएंगे छोड़ के जगह को, तो पुश फैक्टर हो गया ना। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मैं मान लो कि मैं जयपुर रहता हूँ, मुझे वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट पुश फैक्टर हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पानी की वजह से अच्छी अगर मुझे मेडिकल कहीं सुविधा नहीं मिलेगी तो पुश फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं मैं इसलिए जा रहा हूं कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, पुश फैक्टर हो जाएगा, वो पुल फैक्टर हो जाएगा। कि मैं जो है, या कोई व्यक्ति जो है, कोई पर्सन जो है एक छोटे से गांव में बेंगलोर जा रहा है, क्यों जा रहा है, बेंगलोर में एम्प्लॉयमेंट है, पुल कर रही है उसको चीजें। गांव को क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। गांव में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं, लेकिन बेंगलोर में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो पुल फैक्टर है, बाकी सब पुश फैक्टर है। भाई कोई जो इंसान है वो अपना घर क्यों छोड़ेगा, अपना गांव क्यों छोड़ के बड़े शहर में जाएगा, वाटर स्टोरेज अच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महामारी फैली हुई है, एपिडेमिक फैला हुआ है, तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए वो जहां जाएगा उसमें से मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज होना, एम्प्लॉयमेंट होना, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ये सब पुल फैक्टर है। ठीक है, चले बिल्कुल पोल भी दे देंगे। Which of the following is not a fact? Human population increased more than 10 times during the past 500 years. The nearly 18 million people are added to the world population each year. It took 100 years for the population to rise from the 5 billion to 6 billion. A people growth is high in the first stage of the demographic transition. बता दे भाई, पिछले 500 वर्षों के दौरान जनसंख्या 10 गुना हो गई। प्रत्येक वर्ष विश्व की जनसंख्या लगभग 80 मिलियन लोग जुड़ रहे हैं। जनसंख्या 5 अरब से 6 अरब, लगभग 100 साल लग गए। जनसंख्या की संक्रमण पहले चरण में जनसंख्या वृद्धि अधिक थी। बताएं भाई, तो यहां पर कौन सा सही नहीं है, आंसर दे फटाफट, कौन सा करेक्ट नहीं है, फैक्ट, इसके बारे में बताएं स्पीड के साथ, बताएं भाई। तो यहां पर 100 ईयर लगे क्या हमने, ये फैक्ट जो है करेक्ट नहीं है कि 100 ईयर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम द 5 बिलियन टू 6 बिलियन। 100 ईयर में थोड़ा ना हुआ ये, बताएं ये क्या 100 ईयर में हुआ ये चेंज, ये 100 ईयर में नहीं हुआ, ये चेंज जो है 12 ईयर में ही हो गया। ये चेंज 12 ईयर में हो गया कि 5 बिलियन से 6 बिलियन जो पॉपुलेशन हो गया वो केवल 12 ईयर में ही हो गया, उसके लिए 100 ईयर नहीं हुआ। तो ये जो फैक्ट है ये बिल्कुल रॉन्ग है यहां पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चले भाई आगे करते हैं। एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर द पीपल आर द फ्यू एंड द फ्यू प्लेसेस वेयर द पीपल आर वेरी मैनी। द अबोव स्टेटमेंट इज गिवन बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। एशिया में कई जगह जहां लोग बहुत कम है और कुछ जगह है जहां लोग बहुत ज्यादा है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा है? जॉर्ज बी क्रेसी, आर सी चन्ना, PDORI, अच्छा ये इसको पी डोरे और बोग्यू। आंसर दें भाई, आंसर दें इसका। बताएं भाई, तो जॉर्ज बी क्रेसी, जॉर्ज बी क्रेसी है ना, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का है, पेज नंबर 8 पे ये फैक्ट दे रखा है आप लोगों के, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो उन्होंने ये समझाया कि एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर द पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। इंडिया, चाइना, बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। एशिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। हम लद्दाख की बात कर सकते हैं, हम जैसलमेर की बात कर सकते हैं, और इसी इंडिया में मुंबई और दिल्ली और बैंगलोर, कलकत्ता जैसे शहरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। ये फैक्ट जो है बड़ा डाइवर्सिफाइड है। विच अप्रोच ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी वाज फॉलोड इन द कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल में मानव भूगोल कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया? एरियल डिफरेंशिएशन, स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन, बिहेवियर और रीजनल। आंसर दें भाई, आंसर दें इसका, बताएं कौन सा रीजनल है ना, कौन सी अप्रोच, विच अप्रोच ह्यूमन ज्योग्राफी वाज फॉलोड इन द कॉलोनियल पीरियड। रीजनल जो है वो ब्रिटिश एरा में रीजनल रूल को फॉलो किया गया, रीजनल, ठीक है ना, क्षेत्रीय ज्योग्राफी को फॉलो किया गया कि किसी भी एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी भी एरिया का ज्योग्राफी, किसी भी एरिया का बिहेवियर, ठीक है ना, उनका कल्चरल डेमोग्राफ कैसा है। विच इज नॉट फैक्ट। Pollution is caused due to the industrial development. Ozone layer is depleted due to a primitive agriculture. The global warming due to a greenhouse effect. The land has been degraded due to pollution. कौन सा फैक्ट करेक्ट नहीं है? नॉट पर ध्यान दें। औद्योगिक विकास के कारण प्रदूषण होता है, आदिम कृषि के कारण ओजोन परत का क्षय हो गया, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण प्रदूषण के कारण भूमि का क्षरण हुआ है। आंसर दे, आंसर दे फटाफट, राइट क्वेश्चन दे। चले तो करें। अब पॉल्यूशन इज कॉज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल ठीक है, राइट है। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, करेक्ट है, ओके। लैंड हैज बीन डिग्रेडेड ड्यू टू द पॉल्यूशन, करेक्ट है।
लेकिन ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड ड्यू टू द प्राइमेटिव एग्रीकल्चर? नो 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 नो, आदिम कृषि जो है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से छोटा सा इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन ओजोन लेयर पे जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण है, ठीक है ना। रीजन बिहाइंड द इंडस्ट्रियल गैसेस एंड द बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राइमेटिव का बहुत छोटा पार्ट है जो ओजोन लेयर पे इंपैक्ट डाला है, बहुत छोटे छोटे पैचेस है। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ये बाकी तो सब राइट है ऑप्शन, यही जो है करेक्ट नहीं है, यही फैक्ट जो है वो सही नहीं है। पोल भी दे दूंगा भाई, अभी ये तो कर ले, है ना, ठीक है ना, अभी ये कर ले फिर पोल भी कर लेंगे। विच एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट? क्लाइमेट, रिलीफ, एग्रीकल्चर, वाटर। बताएं भाई कौन सा पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ, बताएं भाई। आंसर 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 दे, आंसर दे, जितने मैं भी क्लास आपकी तरह जो है शेयर कर देता हूं। चलो भाई नेक्स्ट, तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर वो क्लाइमेट का पार्ट नहीं है, एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। वो प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म? बताएं भाई किसने दिया नवनियतिवाद का सिद्धांत? आंसर दें, किसने दिया नवनियतिवाद का सिद्धांत? आंसर दें फटाफट, बताएं भाई किसने दिया? बलाचे, हल्टिंगटन, रिटर, गिफ्ट टेलर ने दिया। न्यू डिटर्मिज्म इज अ, डिटर्मिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच की बात है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री विद द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट? नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान, इजिप्ट। कौन सा उच्च मानव वाला देश नहीं है? आंसर दें, एसडीआई के बारे में पूछ रहा है आपसे, आंसर दें, आंसर दें। हेलो 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 भाई प्लीज बताएं, तो ये क्या होगा? नॉर्वे, यहां पे होगा इजिप्ट। इजिप्ट का जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा नहीं है, इजिप्ट। नॉर्वे फर्स्ट रैंक, अर्जेंटीना एंड जापान, इजिप्ट जो है बहुत लास्ट में। विच वन द फॉलोइंग द स्कॉलर इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट? बताएं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात कर लें, डॉक्टर महमूदुल हक, एलन शैम्पेल, रेडजेल। आंसर दें, बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आंसर करें, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? स्पीड के साथ, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया डॉक्टर महमूदुल हक ने, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ जाओ बिना रुके, ठीक है। विच ऑफ द, इसमें क्या होगी? लाइफ एक्सपेंसी होगी इसके अंदर, साथ के अंदर इनकम होगी और एजुकेशन होगी। तीन पैरामीटर हैं एसडीआई के, 1 to 10 पर एसडीआई काउंट की जाती है। बढ़ते हैं, विच कंट्री द फर्स्ट इन द रैंक द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इजिएस्ट क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, आंसर दें फटाफट स्पीड के साथ में, बताएं। नॉर्वे इन फर्स्ट रैंक, स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे जो है फर्स्ट रैंक पर है। नेक्स्ट, विच इज नॉट यूज टू द मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? बताएं भाई। लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेंसी, सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल। बताएं कौन से तीन पैरामीटर हैं एसडीआई में, कौन कौन से थ्री पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से थ्री पैरामीटर्स है? स्पीड के साथ भाई, 200 क्रॉस कराओ क्लास को, देखते हैं आज कितनी ताकत है तुम लोगों की। करें भाई करें, आंसर दें इसका, आंसर दें। तो यहां पर जो है सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल, ये तीनों है, ये तीनों है, लेकिन सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल नहीं है। लिटरेसी रेट है और जीवन प्रत्याशा है, पर कैपिटा इनकम है, ये तीनों के तीनों स्टेटस है, ध्यान रखना ये तीन है, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम और जीवन प्रत्याशा, ठीक है। चलें भाई नेक्स्ट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन द ईयर 2006? बताया भाई ईयर 2006 में कौन सा रैंक है इंडिया का? आंसर दें, 2006 में, आंसर दें।
आ सोच समझ के देना। पक्की बात है, पक्की बात है। 128 चेक, चेक करो। हाँ, वो एसडीआई का रैंक है, यूएन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2006 का पूछ रहा है आपसे। चेक करो, चेक करो। बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, चेक करो भाई इसे फटाफट। ये तो चेक करने वाला क्वेश्चन हो गया। बताओ किस किस का गलत है ये। बताएं। 128 इज राइट आंसर भाई। वापस चेक करो एक बार। मानव विकास सूचकांक मापने की क्या स्थिति है बताओ। ह्यूमन डेवलपमेंट, पक्की बात है। यूट्यूब, व्हाट इज द रेंज ऑफ द मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बताएं। बताएं फटाफट, आ जाए। 1 to 10। चलो अब से अब स्पीड चलते हैं वापस। 128 ही रैंक स्पीड पे। चलें फटाफट। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स फर्स्ट। कौन सी कंट्री ने जो है राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक पेश किया। ये भारत है, और भारत के पास जो है एक देश है। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ चाइना है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ मालदीव है, यहाँ श्रीलंका है। बताओ विच कंट्री। 0 to 1 नहीं था क्या? एक मिनट देख लेता हूं। बताया भाई। ठीक है, तो यहां पर कौन है? भूटान। भूटान इज राइट आंसर, भूटान। नेक्स्ट, विच वन द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर दें। आंसर 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 स्पीड के साथ। इंक्रीजिंग साइज, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, अ कांस्टेंट इन द साइज सैंपल, चेंजिंग इन द क्वालिटी। बताएं कौन सा विकास का सबसे अच्छा वर्णन है। आंसर दें स्पीड से। हाँ, फास्ट करते हैं। चलो, द पॉजिटिव चेंजेस इज क्वालिटी, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। बताएं भाई, हाँ कौन सा आंसर होगा बताएं। आंसर दें फटाफट। ठीक है, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड से। विच ऑफ द वन इज द नॉट द पिलर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। इक्वालिटी, सब्सटेंटिविटी, प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी। कौन सा पार्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। बताएं, आंसर दें स्पीड के साथ, और क्लास को खींचे भाई, हाईएस्ट पर ले जाएं क्लास को। कौन सा पार्ट नहीं है? तो कैपेसिटी जो है वो पार्ट नहीं है। इक्वालिटी है, सब्सटेंटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, ये तीनों पार्ट है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, अब आपको द इंडिया इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई रैंक इन द वर्ल्ड इज 134। द एसडीआई मेजर अचीवमेंट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड मोर्टेलिटी रेट। बताएं राइट क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा इसका। आंसर दें, राइट आंसर क्या होगा बताएं। बताएं। तो अगर हम इसको बात कर ले दोनों की, तो ये जो है बोथ ए एंड बी इज राइट। ठीक है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिसीजन। तो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। बी क्या होगा? बी इज राइट आंसर। ए कैसे होगा? बी होगा ना। ये तो ठीक है, यूएन डेवलपमेंट 134 रैंक के लिए एसडीआई मेजर्स। यहां पर अगर ये लिखता कि इंडिया का 134 रैंक क्यों है, उसका रीजन यहां लिखता नीचे। भाई इंडिया के अंदर जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जो डेवलपमेंट है वो अनइवन है। ठीक है, तो वो रीजन होता। यहां पे तो एसडीआई के इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टैंडर्ड्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रीजन ये करेक्ट नहीं है, इसलिए बोथ ए एंड बी राइट है, लेकिन बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द
ए ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, द कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वाज डेवलप्ड बाय, बताए भाई, आंसर दें, आंसर दें, आंसर दें फटाफट इसका। आंसर दें। आंसर दें। तो महमूद उल हक, महमूद उल हक, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं सर कि ये कब हुई, रैंक इन 134, ये केवल एक इस तरह के क्वेश्चन में केवल दावे भी किए जाते हैं। लो अभी लेटेस्ट 132 है, ठीक है ना, लेटेस्ट 2022 की 132 है, ठीक है ना। लेटेस्ट की अगर हम बात कर लें, लेटेस्ट की अगर हम बात कर लें, ठीक है, लेटेस्ट 132 है, 131 है, 134 से लिया गया है एनसीईआरटी। चलो भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बताया भाई यहां और यहां क्या होगा, आंसर दें, आंसर दें, ठीक है, आंसर दें फटाफट इसका। अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, आंसर दें, अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, आंसर दें। तो यहां पर इनकम अप्रोच, वेलफेयर, बेसिक नीड अप्रोच आ जाएगा, बेसिक नीड अप्रोच आ जाएगा, ठीक है। और बेसिक नीड अप्रोच जो आएगा, तो देखो इसमें इतनी बहस की विषय ही नहीं है, इसमें इतना बहस का विषय ही नहीं है, ठीक है ना, इतना बहस का विषय ही नहीं है इसके अंदर, इसका लो, ठीक है ना, लो, ओके। अब करेक्ट है क्वेश्चन। बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच क्या होगा, कैपेबिलिटी अप्रोच। नेक्स्ट, बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द ग्रोथ इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, द डेवलपमेंट इज क्वांटिटिव, द डेवलपमेंट इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, ग्रोथ इज क्वांटिटिव, बताए, आंसर दे इसका। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, आंसर दे फटाफट इसका कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो डेवलपमेंट इज द ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, डेवलपमेंट इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट कीप्स विच ऑफ द फॉलोइंग एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विकास के केंद्र में रखी जाती है, नेचर, रिसोर्सेज, पीपल, गवर्नमेंट, आंसर दे, आंसर दे, आंसर इट, बताएं भाई। सेंटर में कौन होता है, पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट के सेंटर में कौन होता है, सेंटर में होते हैं पीपल, इंसान होते हैं भाई, पीपल। सी, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, बताए, फुल फॉर्म बताए यूएनडीपी का, यूएनडीपी का फुल फॉर्म बताए, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विच ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन द फर्स्ट टाइम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार कब आई, फर्स्ट टाइम कब आई, बताएं भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फर्स्ट टाइम कब आई, आंसर दे, बताएं। तो 1990 में फर्स्ट टाइम, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one from the following is not related with the gathering, the gathering is the practice in the region with the harsh climatic condition, the people extract the both plant and animals, they satisfy their needs for food, shelter and clothing, gathering is the practice in the mid latitude zone, in the modern times some gathering is the market oriented, तो not related। प्यारा क्वेश्चन है बहुत, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, स्पीड से आंसर दो भाई इसका, है। तो गैदरिंग इज प्रेस्क्राइब इन मिड लैटिट्यूड जोन में गैदरिंग नहीं होती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहां होती है, अपने टुंड्रा वाला जो जोन है ना, जो सबसे ज्यादा
ऐसे एरियाज हैं जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत वर्स है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ये काम होता है। मिड लैटिट्यूड जोन के अंदर जो है ये नहीं होगा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तिब्बत याक, सारा गॉड्स, ट्रॉपिकल अफ्रीका इज कैटल एंड द सब आर्कटिक इज जिराफ। आंसर दें, आंसर दें फटाफट इसका, कौन सा करेक्ट नहीं है बताएं भाई, कौन सा करेक्ट नहीं है, आंसर दें, आंसर दें फटाफट। तो तिब्बत में याक होगी, सहारा के अंदर गॉड्स बकरियां होंगी, ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल्स होंगे होंगे बिल्कुल, ठीक है ना, नॉमेडिक कल्चर है वहां पर। सब आर्टिक में जिराफ नहीं होंगे, जिराफ कहां होंगे? अफ्रीका, अफ्रीका में होंगे, ट्रॉपिकल में होंगे जिराफ, सब आर्कटिक में जिराफ नहीं होंगे, सब आर्कटिक, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चन होगा ये, आंसर ये होगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रांस ह्यूमन? क्या बात है, ट्रांस ह्यूमन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द सेंसेशनल माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेन टू द पॉस्चर ऑन द माउंटेन, वाइस वर्सा, द प्रोसेस ऑफ द हंटिंग ऑन द हायर लैटिट्यूड, द प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग ऑन द हायर माउंटेन, द माइग्रेशन फ्रॉम द अर्बन एरिया टू रूरल एरिया ऑन माउंटेन्स। आंसर दे, ट्रांस ह्यूमंस क्या है? आंसर दे, ट्रांस ह्यूमंस क्या है? आंसर इट, ट्रांस ह्यूमंस क्या है? तो ट्रांस ह्यूमंस के अगर बारे में बात कर लें तो वो जो गर्मियों में प्लेन से माउंटेन्स पर जाते हैं, मैदानों से पहाड़ों में जाते हैं, और सर्दियों में पहाड़ों से मैदान पे आते हैं, जैसे बकरवाल हैं, गद्दी हैं, ठीक है ना, भोटियां हैं, इस तरह के जो यहां पर जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं, वो ये काम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ दिस सीजन माइग्रेशन, अल्पाइन ग्राउंड्स जो है इंडिया में, वहां पर सीजनल माइग्रेशन करते हैं गर्मी और सर्दियों में। गर्मियों में तो मैदानों में आ जाते हैं, सर्दियों में तो मैदानों में आ जाते हैं, और गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट? ये तो हो गया ना, हाँ। ट्रांस ह्यूमंस इन द हिमालयस, गुजर, बकरवाल, गद्दीज, भोटियाज माइग्रेटेड फ्रॉम अ प्लेन्स टू माउंटेन, प्लेन्स टू माउंटेन इन समर। समर में कहा जाता है प्लेन से माउंटेन में चले जाते हैं। इन द टुंड्रा रीजन्स द नोमैडिक हेडर्स मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ इन द समर, वाइस वर्सा। नोन ऑफ अबव बोथ ए एंड बी। आंसर इट, आंसर दें, कौन से जो है ट्रांस ह्यूमन करेक्ट इज नॉट करेक्ट फॉर ट्रांस ह्यूमंस? आंसर दें, कौन सा कथन सही नहीं है बताएं भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर दें, बताएं भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों ही करेक्ट है? सी, सी, नॉन ऑफ द बो, सी होगा ना, करेक्ट है बिल्कुल। ये ट्रांस ह्यूमंस है, ये भी ट्रांस ह्यूमंस है, दोनों ही ट्रांस ह्यूमंस है, दोनों ही जो है वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रांस ह्यूमंस है। नॉन ऑफ द बो होगा ना, सी इज राइट। Which one of the from the following is not correct for the commercial livestock region? The commercial livestock rearing the more organized and the capital intensive. The products such as a meat and wool are processed. It is the prescribed in New Zealand and Australia, etc. Only one type of the important animals such as a sheep, cattle, goats and horses are not reared. आंसर दें भाई, वाणिज्यिक पशुधन पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर इट, आंसर दें, आंसर दें फटाफट, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आंसर दें, कौन सा करेक्ट होगा? तो डी, द ओनली वन टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एनिमल सच एज शीप, कैटल, गॉड्स एंड द हॉर्सेज आर नॉट रियर्ड। केवल एक प्रकार के महत्वपूर्ण जानवर जैसे भेड़, मवेशी, बकरी, घोड़े नहीं पाले जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ना। ये कमर्शियल निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो डी जो है वो करेक्ट नहीं है। आंसर दें इस प्रश्न का फटाफट। विच वन ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फॉर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, और अलग अलग कंट्री में इन्हें अलग अलग कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो कॉल्ड प्राइमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। द पीपल यूज द अनसोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड सीड्स द ग्रेजुअली इन द प्रोसेस ऑफ द कल्टीवेशन थेफ्टली फॉर द सोइल इंक्रीज द जनरली इट इज द प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइब्स। आंसर दें, कौन सा सही नहीं है इनमें से? आंसर दें, कौन सा सही नहीं है? आंसर दें,
बताया भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये भी ठीक है। कल्टिवेट आल्सो कॉल्ड ए प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, क्या है? प्राइमेटिव एग्रीकल्चर है, करेक्ट है ये भी, प्राइमेटिव एग्रीकल्चर है, करेक्ट है, ये भी सही है। पीपल आर यूज द अनसोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, है ना, लोग अत्याधुनिक उपकरण और बीजों का उपयोग, अत्याधुनिक तो नहीं करते हैं, अनसोफिस्टिकेटेड करते हैं, है ना। और ग्रेजुअली इन द प्रोसेस ऑफ द कल्टिवेशन टू द सॉइल इंक्रीज, अब ये जो है ये करेक्ट नहीं है भाई। सॉइल कल्टीवेशन से, इस तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन से सॉइल की फर्टिलिटी गिर जाती है बढ़ने की बजाय। इसलिए प्राइमेटिव एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे हम लदांग या मिल्पा या रे और भी कई नामों से जानते हैं, अगर हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं तो जमीन की फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। तो यहां जो है ये जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए करेक्ट नहीं है। हाँ, shifting cultivation is the known by the different name is the different area of the world. Which one among the following is wrong name of the shifting cultivation? Northeast India Juming, Mexico Milpa, Indonesia Ladang, श्रीलंका रे। आंसर दें, आंसर दें फटाफट इसका, इसका करेक्ट आंसर दें, आंसर दें इसका क्या होगा, इसका आंसर दें। तो यहां पर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में रे नहीं होती, श्रीलंका में चेना होती है, ठीक है ना। रे कहां होती है? वियतनाम के अंदर होती है एंड चाइना, वियतनाम एंड चाइना रे, ठीक है। तो ये जो है ये रॉन्ग नेम है। श्रीलंका में रे नहीं होती, श्रीलंका में चेना होती है। रे जो है द टाइप ऑफ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ द जूमिंग एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, रे इज वियतनाम एंड चाइना। ओके, डी नेक्स्ट। विच इज नॉट करेक्ट फॉर द इंटेंसिव सब्सटेंट एग्रीकल्चर, बताएं भाई, आंसर दें। यूज फॉर द मशीनरी इज लिमिटेड, मोस्टली डन बाय ह्यूमन लेबर, लैंड होल्डिंग इज इन द मॉडरेट साइज, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हाई। आंसर इट, आंसर दें इस प्रश्न का करेक्ट, बताएं भाई। जो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है उसमें क्या होगा? उसमें होगा लैंड होल्डिंग इज द मॉडरेट, नो स्मॉल होती है। लैंड होल्डिंग क्या होती है? स्मॉल होती है, मॉडरेट नहीं होती है ना। मशीनरी का तो यूज करते ही कहाँ है? मशीनरी का तो यूज करते ही नहीं है भाई सानिया दास, मशीनरी का तो यूज होता ही नहीं है, ठीक है ना। मोस्टली डन बाय ह्यूमन लेबर, मोस्टली डन बाय ह्यूमन लेबर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई, वहीं पर जो है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर होती है। लैंड होल्डिंग इज मॉडरेट नहीं है, क्या होगा यहाँ पर? स्मॉल होगा, स्मॉल होगा, छोटी जमीन है, इसलिए तो हमें सब्सटेंस एग्रीकल्चर, इंसेंटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर करनी पड़ रही है, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो? आंसर इट, आंसर इट भाई। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द वेट पैडी कल्टीवेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। आंसर इट, आंसर दें, इसका आंसर दें भाई, क्या होगा बताएं भाई। प्रति इकाई क्षेत्र में उपज अधिक होती है लेकिन प्रति श्रम उत्पादकता कम होती है। आंसर दें, क्या होगा? इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द वेट पैडी कल्टीवेशन। ओके ओके, उत्पादकता अधिक होती है, ठीक है, चावल की कृषि होती है, ठीक है ना। चलें भाई नेक्स्ट, राइस एग्रीकल्चर, राइस कल्टीवेशन। इन द विच फ्रॉम द फॉलोइंग द कंट्रीज डेयरिंग फार्मिंग इज नॉट ए प्रैक्टिस्ड? बताएं भाई। ईस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया। डेयरी फार्मिंग कहां नहीं होती है? आंसर दें। डेयरी फार्मिंग कहां नहीं होती है? आंसर दें। डेयरी फार्मिंग कहां नहीं होती है? आंसर दें। डेयरी फार्मिंग, उत्तर दें। डेयरी फार्मिंग, आंसर दें। डेयरी फार्मिंग कहां नहीं होती है? आंसर दें। डेयरी फार्मिंग जो है वो बताएं। ईस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। तो डेयरी फार्मिंग जो है ईस्टर्न यूरोप में नहीं होती है, वेस्टर्न यूरोप में होती है। डेयरी फार्मिंग जो है वो वेस्टर्न यूरोप में होती है भाई, ठीक है ना, वेस्टर्न यूरोप डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट, देयर इज द नो ऑफ सीजन इन विच फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मिंग? मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नो ऑफ सीजन, आंसर दें। नो ऑफ सीजन, आंसर इट। नो ऑफ सीजन बताएं। तो डेयरी फार्मिंग में कभी भी ऑफ सीजन नहीं होता। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ओके,
चलें भाई, नेक्स्ट बताएं इसका आंसर। Which one of from the following is not a characteristics of the Mediterranean agriculture? Produce, fig and olives, fruits and vegetables are grown. The PC culture is prescribed. The best quality wines are the prepared by grapes. कौन सा भूमध्य सागर कृषि का विशेषता नहीं है? प्यारा क्वेश्चन है बहुत, आंसर दो इसका। बताए, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आंसर दें, आंसर दें, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आंसर दें। तो पीसी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यहां तो वीटी कल्चर होता है। क्या होता है? वीटी कल्चर। अंगूरों का उत्पादन जो है, ग्रेप्स का जो प्रोडक्शन है उसे वीटी कल्चर कहते हैं। यहां पर पीसी कल्चर जो है वो नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आंसर दें इसका। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कलेक्टिव फार्मिंग? Answer it. Introduced in the Europe countries like Denmark and the Netherlands. It is also known as a kolkhoz. In Russia, they are allowed to retain very small plots to grow the crops in the order to meet their daily requirement. Government fixed target to the crop and the purchase is one predefined price. Answer it. Answer दें भाई। आंसर दें इसका, इस क्वेश्चन का। ओके, तो इंट्रोड्यूस ये जो है ये नहीं होगा। इंट्रोड्यूस ए यूरोपियन कंट्री लाइक ए डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। कलेक्टिव फार्मिंग कहां हुई? कोलन खोज इज कलेक्टिव फार्मिंग, रशिया में कलेक्टिव फार्मिंग हुई। ये कलेक्टिव फार्मिंग के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि डेनमार्क और नीदरलैंड में जो है वो इस तरह की कलेक्टिव फार्मिंग नहीं हुई, ठीक है ना। चलें भाई, नॉट पूछ रहा है आपसे, आंसर दें। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑपरेटिव फार्मिंग? आंसर दें। Introduced in the many East Western Europe countries such as the Denmark and the Netherlands, the government fixed target to the crop and the purchase one of the predefined price. Products are available at the cheaper rates. Cooperative society help farmer. कौन सी सहकारी खेती की विशेषता नहीं है? आंसर दें। सहकारी खेती की विशेषता नहीं है, आंसर दें। बताएं भाई, आंसर दें इसका। इसका आंसर क्या होगा? तो गवर्नमेंट फिक्स टारगेट, क्या हो रहा है ये? गवर्नमेंट फिक्स टारगेट टू द क्रॉप एंड द परचेज इज नॉट प्री डिफाइंड परचेज। भाई पहले से ही रेट तय किसमें होती है? कलेक्टिव उसमें होती है। कलेक्टिव में पहले से तय रेट होती है, कॉर्पोरेट के अंदर पहले से तय नहीं होती है रेट, है ना। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर में पहले से रेट तय नहीं होती है, कलेक्टिव में होती है। रशिया के अंदर जो है कलेक्टिव में जो है वो रेट तो कौन तय करती है? गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी। ये इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे अपन अभी, है ना। इसके क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चन, क्योंकि इसके नीचे जो है वो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, इस वजह से यहां से करेंगे। द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश एंड केरल। बताएं भाई, आंसर दें, आंसर दें, आंसर दें। द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज द वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, केरला। तो उत्तर प्रदेश जो है, केरला की जगह कर्नाटक कर लेना, कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया कहां है? उत्तर प्रदेश, 22 करोड़। द फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्ट इन द इंडियन। पहली पूर्ण जनसंख्या जनगणना भारत में कब आयोजित की गई? आंसर दें भाई इसका। बताएं। बी, हलवा क्वेश्चन, 1881 in British era. Next, the state of the Indian which has the lowest percentage of the population below the poverty line. Punjab, Tamil Nadu, Jammu Kashmir and Goa. Answer it. Answer it. बताएं भाई। Lowest percentage of population below the poverty line. Answer दें। Below the poverty line. Correct answer दें स्पीड से। Below poverty line.
क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर, और अभी लेटेस्ट में कौन है? गोवा। द नंबर ऑफ द फार्मर पर यूनिट एरिया ऑफ द फार्मलैंड इज नोन एज, कृषि भूमि प्रति इकाई क्षेत्र में किसानों की संख्या को क्या कहा जाता है? आंसर दें, आंसर दें भाई, फटाफट स्पीड के साथ में दें। इसका आंसर ए बताएं भाई, एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं इसे, ए। नेक्स्ट, द नेचुरल ग्रोथ रेट इज द एनालिसिस बाय द असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड द डेथ रेट, पॉजिटिव बर्थ एंड डेथ रेट, नेगेटिव बर्थ एंड डेथ रेट, ऑल ऑफ द अबव। प्राकृतिक विकास दर का विश्लेषण कैसे किया जाता है? आंसर दें फटाफट स्पीड से, इसका आंसर दें। तो क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल है बिल्कुल। The period from the 1901 and 1921 is the referred to as a period of the statutory phase of the growth of the Indian population, the steady population growth, the population explosion in India, none of the above. आंसर दें, आंसर दें। तो क्या होगा? द फेज ग्रोथ ऑफ द इंडिया, भारत में जनसंख्या की वृद्धि स्थिर चरण है, एक इस करेक्ट आंसर। स्पीड से, द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ वाज, आंसर इट। सिमिलर क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप, बताएं भाई। वृद्धि काल था, इस करेक्ट आंसर। स्पीड से, हलवा क्वेश्चन है। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस 2011। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। आंसर दें फटाफट, क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। स्पीड से, डी। अरेंज द स्टेट ऑफ द इंडिया द हाईएस्ट टू द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अरेंज, अरेंज इट, बताएं भाई। आंसर दें फटाफट, आंसर दें। तो फर्स्ट पे बिहार आ जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आंसर बी इज राइट। द बिहार इज फर्स्ट, वेस्ट बंगाल इज सेकंड, द उत्तर प्रदेश इज थर्ड एंड महाराष्ट्र इज फोर्थ। नेक्स्ट, अब ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसको अपन, ये आ गया वापस यहां से, ठीक है। चलें भाई। द पॉपुलेशन डेटा आर कलेक्टेड थ्रू द सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 ईयर in country. The India has a highly even pattern of the population of distribution. बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका यहां से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, दोनों स्टेटमेंट हो गए। बताएं भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? ये असल में बताएं भाई करेक्ट आंसर क्या होगा उस स्टेटमेंट का? उस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर मैं यही हल करवाता हूं, यहाँ नीचे ऑप्शन नहीं आए। इसका करेक्ट होगा कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि हर 10 ईयर के अंदर, है ना। अगर इसकी बात कर लें हम, ठीक है, एक मिनट रुकना, इसको भी बाद में करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, हर 10 साल में होती है, ये करेक्ट है। लेकिन इंडिया है इवन पैटर्न, क्या इंडिया में इवन पैटर्न है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन जो है सी इज राइट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हर 10 ईयर के अंदर जो होती है हम लोग पॉपुलेशन काउंट करते हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर पॉपुलेशन का जो पैटर्न है वो इवन है, एक जैसा है, एक जैसा नहीं है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताएं भाई, विच, आंसर दें इसका। विच वन ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग? The introduced the labor from the Uttar Pradesh and Bihar were sent to the Mauritius, Caribbean island by French. The introduced the labor from the Goa, Daman and Diu were sent to Angola, Mozambique by the Portuguese. The Indian the labor were the sent Reunion Island and Mauritius by the French. The all such migration were covered under the time-bound contract known as a Grimmett Act, Indian Immigration Act. कौन सा वाक्य गलत है? आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? उत्तर दें। कौन सा जो है वो गलत है? आंसर दें। बताएं तो कौन सा गलत है इसमें? तो ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग?
ए इज रॉन्ग। In wave of the migration, people migrated to the Thailand, Malaysia, Singapore and Indonesia etc. प्रवास की लहर में लोग थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि की और प्लान कर गए। बताएं कब प्लान किया उन्होंने, कब प्लान किया, कब निकले यहां से, कब माइग्रेट कर गए? आंसर दें, कब माइग्रेट किए? सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन, सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन, ठीक है ना, कब किया? सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन। सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ द प्रोफेशन आर नॉट कंप्राइज द थर्ड वेव ऑफ द माइग्रेशन? किस प्रकार के विषय शामिल नहीं थे थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन में? आंसर दें, थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन में किस प्रकार के शामिल नहीं थे? तो लॉयर्स जो थे वो शामिल नहीं थे, लॉयर जो थे, ठीक है, वो शामिल नहीं थे, लॉयर्स नहीं थे। इन द थर्ड वेव ऑफ द माइग्रेशन द पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट माइग्रेट इन विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज? किस देश में भारत के लोग नहीं गए थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन में? आंसर दें, बताओ कहां नहीं गए? ब्राजील नहीं गए, ठीक है ना, ब्राजील, ब्राजील नहीं गए। यूएसए गए, यूके गए, कनाडा गए, लेकिन ब्राजील नहीं गए। लो भाई आंसर दें इस प्रश्न का, बताएं विच one from the following is not correct. The migration of the people within the state is known as the intra-state migration. Migration of the people from the one state to another state is known as the inter-state migration. The people come from the anywhere to place to settle is an example of the immigration. The people come from the anywhere to a place to settle is an example of the immigration. बताएं कौन सा सही नहीं है? आंसर दें भाई, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? बताएं, बताएं। पीपल कम फ्रॉम एनीवेयर टू प्लेस टू सेटल, एग्जाम्पल ऑफ द इमिग्रेशन। आंसर दें, बताएं। ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना भाई। कोई आदमी कहीं से आके कहीं और आके बस गया, पीपल कम फ्रॉम एनीवेयर, है ना। भारत से आदमी जाके अमेरिका बस गया, वो इमिग्रेशन थोड़ा कहलाएगा, है ना। एमिग्रेशन थोड़ा इमिग्रेशन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? एमिग्रेशन थोड़ा कहलाएगा, इमिग्रेशन कहलाएगा। तो डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम फिगर, फिगर्स अपने पास में डाले नहीं है, ये करो क्वेश्चन। इन द इंटरस्टेट माइग्रेशन डायग्राम फाइंड फ्रॉम द बिलो द ऑप्शंस इन विच माइग्रेशन स्ट्रीम मेल माइग्रेट मैक्सिमम। बताएं भाई, मेल कहां से कहां जो है माइग्रेट करते हैं? मेल कहां से कहां माइग्रेट करते हैं? तो मेल जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं। कहां से कहां माइग्रेट करते हैं? रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द पैलेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में से कितने प्रतिशत लोग अपने अंतिम निवास स्थान से पलायन कर गए? आंसर दें भाई, अंतिम निवास स्थान से पलायन कर गए। आंसर दें। 37% लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो माइग्रेट कर गए। बताएं, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इमिग्रेशन इन द इंडिया फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका ऑफ म्यांमार। पड़ोसी देशों से भारत में अप्रवासन को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एंड नेपाल। आंसर दें भाई, आंसर दें इसका क्या होगा? तो घटते क्रम में जो अप्रवासन हुआ है वो बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, नेपाल का, श्रीलंका का और म्यांमार का। ऑप्शन ए इज राइट। विच वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इज नोन एज ए पुश फैक्टर? दो है, एक पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ माइग्रेशन एंड द पुश फैक्टर इज नेगेटिव। किसी चीज की खूबी होती है और इंसान छोटे शहर से बड़े शहर में चला जाता है, वो पुल फैक्टर है। किसी चीज की कमी होती है और इंसान को अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो एजुकेशन, ड्राउट, हायर वेजेस एंड रेगुलर वर्क। तो ड्राउट जो है वो पुश फैक्टर है। अगर आपके गांव में अकाल पड़ रहा है तो आप जो है वो उसे छोड़ करके कहां चले जाएंगे? बड़े शहर में चले जाएंगे जहां काम आपको मिलता है, ठीक है। बड़े शहर में चले जाएंगे जहां आपको क्या मिलता है? काम जो है आपको लगातार मिलता है, उस शहर में आप वहां से चले जाएंगे। चले भाई, which one of the following is not correct sentence? The about 67% of the females move out from their parental houses following their marriage.
The tsunami wars and local conflicts also give an extra push to migrate. The better opportunities for the education, better health are important for pull factor. The maximum immigrants came in India are from Pakistan. Not correct sentence. बताए, not correct sentence. आंसर दें, नॉट करेक्ट सेंटेंस। बताएं भाई, तो ये भी सही है, शादियों की चली जाती हैं, सुनामी, वॉर और लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो लोग जो है पुश फैक्टर की तरह काम करेगा, ये पुश फैक्टर हो जाएगा, ये पुश फैक्टर हो जाएगा, ये पुश फैक्टर हो जाएगा, लोगों को मजबूर करेगा अपनी जगह छोड़ने के लिए। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी लोग जो है ये पुल फैक्टर हो गए, ये सब के सब पुल फैक्टर हो गए, तो अपना गांव छोड़ देगा, अपना देश छोड़ेगा। ये जो है वो नॉट करेक्ट सेंटेंस कि जो मैक्सिमम इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं भारत में वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट बता भाई, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस इज बिलोंग टू द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। Remittance from the international migrate are one of the major source of the foreign exchange. The migration lead to the redistribution of the people within a country. It also has the serious negative consequences such as the anonymity, which create social vacuum and sense of the dejection among the individuals. The overcrowding of the people due to the rural urban migration leads to the unplanned growth of the urban settlement. तो यहाँ क्या हो जाएगा, which one of the following sentences belong to the economic consequences। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पूछ रहा है, तो इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि जब लोग विदेश जाते हैं तो वहां से अपने घर वालों के लिए क्या भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, और जो पैसा भेजते हैं वो होता है फॉरेन करेंसी में, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रेमिटेंस है वो बढ़ जाता है। तो ए इज करेक्ट, ए इस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी से प्राप्त धन विदेशी मुद्रा के प्रमुख स्रोतों से एक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए बहुत सारे जो लोग, जिन लोगों के भी देशों के लोग बाहर काम करते हैं वो बहुत सारा धन भेजते हैं, विदेशी धन। ठीक है, चलो भाई अब अपन इसको तो हटाते हैं क्योंकि हाँ हाँ ये in which of the following streams of the migration females predominate in the both intra-state and the intra-state migration? आंसर दें, आंसर दें फटाफट। प्रवासन की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय प्रवास दोनों महिलाओं की प्रधानता है? बताएं भाई। तो कहां से कहां जाती है महिला? गांवों से गांवों में, सबसे अधिक यही है, गांवों से गांवों में जाती है। मैन प्रीडोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ द माइग्रेशन? निम्नलिखित में से प्रवासन की किस धारा पुरुषों की प्रधानता है? बताएं भाई। जो आदमी है, जो मेल है, जो पुरुष है, वो कहां से कहां जा रहे हैं माइग्रेट करके? तो शहरों से गांवों की, गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, गांवों से कहां जा रहे हैं? शहरों की ओर जा रहे हैं। गांवों से, एक मिनट रुकना, तो गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं। इंटरस्टेट माइग्रेशन, रूरल इन अर्बन स्ट्रीम्स, यहां जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रेसिपिएंट्स ऑफ द इमिग्रेंट्स। बताएं भाई। निम्नलिखित राज्यों को अप्रवासियों के प्राप्तकर्ता के अनुसार उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। करो भाई, इनको एडजस्ट करो, बताएं। तो सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली में। दिल्ली के बाद कहाँ जाते हैं? गुजरात में। गुजरात जाते हैं हरियाणा में। सबसे ज्यादा लोग जाते हैं मुंबई जाते हैं, सपनों की नगरी मुंबई। उसके बाद दिल्ली आते हैं काम करने के लिए, फिर गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, और फिर हरियाणा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताएं भाई। Which of the following states had the largest number of the net out migrants? बताएं भाई, सबसे ज्यादा माइग्रेंट कहाँ है? तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ के बाहर काम करने जाते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार। सिंपल है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई काम करने के लिए। Which of the following urban agglomeration received the highest number of the migrants? बताएं, कौन सा शहर जो है सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स लेता है? आंसर दें इसका, इसका आंसर दें। तो बात कर ले तो द ग्रेटर मुंबई। मुंबई जो है हाईएस्ट रखता है नंबर इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइग्रेशन वुमेन आफ्टर द मैरिज इज नॉट अ ट्रेडिशन? बताएं भाई, शादी के बाद महिला माइग्रेट कर जाती है, ये कहां ट्रेडिशन नहीं है? मणिपुर, आसाम, उत्तर प्रदेश
ऑप्शन होगा मेघालय। मेघालय के अंदर महिलाएं माइग्रेट नहीं करती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, establish the cause and the effect relationship and choose the correct answer from the given option. The development of slums in the industrial development states such as Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and Delhi take place. The unregulated migration to the metropolitan cities of the India has caused a overcrowding. Answer it. आंसर दें भाई इसका। आंसर दें। आंसर दें इसका, क्या होगा करेक्ट? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और जैसे रूप में विकसित राज्यों में मलिन बस्तियों का विकास होता है। भारत में महानगरों में अनियमित प्रवास के कारण भीड़भाड़ हो गई है। बताएं भाई। ए ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दोनों सही, लेकिन परस्पर संबंधित नहीं है ना। अनियमित प्रवास के कारण भीड़भाड़ हो गई है, ये तो ठीक है, लेकिन मलिन बस्तियों का विकास भीड़भाड़ की वजह से हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ए और दोनों सही है, कथन एक ही सही व्याख्या करता है। इस भीड़ भाड़ की वजह से ही जो है वो क्या हुआ है, आपकी मलिन बस्तियों का निर्माण हो गया है। तो दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है भाई, ठीक है ना, दोनों करेक्ट है। और इसका ये बिल्कुल सही कारण है, ओवर क्राउडेड के कारण ही रहने की कमी हुई, जगह महंगी हो गई और ढंग से लोग नहीं रह पाए और बहुत सारी बस्तियों का निर्माण हो गया। बताओ भाई। समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंट टू द सर्वल यूनिट फिजिकली स्प्रेड फ्रॉम द ईच अदर बर्निंग एंड द कॉमन नेम सच काइंड ऑफ द सेटलमेंट आर नोन एज आइसोलेटेड सेटलमेंट, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, हेमलेट सेटलमेंट एंड सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। आंसर दें। कभी कभी बस्ती एक सामान्य नाम वाली भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग करके। बताएं भाई, आंसर दें। किस प्रकार के सेटलमेंट की बात कर रहा है ये? बताएं भाई, बताएं भाई, बताएं भाई। ग्रामीण बस्तियां, है ना। बताएं, हेमलेट सेटलमेंट्स। आंसर दें सी, बहुत सही। पन्ना, पारा, पाली, नागला, धानी एक्सेट्रा आर द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स। आंसर दें, बताएं। हेमलेटेड सेटलमेंट्स, आइसोलेटेड सेटलमेंट्स, सेमी क्लस्टर्ड एंड क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तो ये सब गांव है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेमलेट सेटलमेंट्स। ये सब क्या है? गांव है। ठीक है, चलें भाई। Which of the following cities have developed in the from the religious and cultural centers? बताएं भाई। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पाटलिपुत्र, पटना एंड मदुरई, पौंडीचेरी एंड गोवा। आंसर दें भाई, कौन से शहर विकसित हुए हैं? बताएं भाई। कल्चरल तो पाटलिपुत्र, पटना एंड मदुरई, यहां मंदिर मंदिर गंगा की पूजा। Which of the following is the functional classification of an the urban settlement? निम्नलिखित में से कौन सा शहरी बस्ती का कार्यात्मक वर्गीकरण नहीं है, वर्गीकरण है? आंसर दें इसका। उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द वो, उपरोक्त में से सभी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अर्बन सेटलमेंट के लिए, माइनिंग है, टाउन है, तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द वो। क्या हो जाएगा यहां पर? सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द वो हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। तो खुश रहें, आबाद जिंदाबाद रहें। नेक्स्ट सेशन जुड़ जाए 8 बजे से। थैंक यू सो मच।